आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश अपनी खाद्यान्न उत्पादन क्षमता को 3 गुना तक बढ़ा सकता है। बीजों की उन्नत किस्म और खेती की नवीनतम तकनीक को अपनाने पर दिया जोर। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने वाराणसी में स्मार्ट बस स्टेशन का किया लोकार्पण। कहा, सरकार अन्य जिलों में भी बनाएगी स्मार्ट बस अड्डे। प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व में आज से होगी नए पर्यटन सत्र की शुरुआत। और वाराणसी की फास्ट ट्रैक अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में पूजा से संबंधित याचिका पर फैसला 17 नवंबर तक के लिए किया स्थगित। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में मंडलीय रबी उत्पादकता समीक्षा गोष्ठी का शुभारंभ किया। इसमें गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़ और देवीपाटन मंडल के कृषि वैज्ञानिक और किसान शामिल हुए। गोष्ठी को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के पास सर्वाधिक उर्वर भूमि और पर्याप्त जल संसाधन हैं। उन्होंने कहा कि देश की कुल उपजाऊ भूमि का 12% भाग उत्तर प्रदेश में है, लेकिन राज्य देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन का 20% पैदा करता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की खाद्यान्न उत्पादन क्षमता को 3 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए बीजों की उन्नत किस्मों का प्रयोग और खेती की नवीनतम तकनीक को अपनाना होगा। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है और खेती किसानी यहाँ पर आमदनी का एक प्रमुख जरिया रहा है। मैं बार बार कहता हूँ कि देश की और दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि भी और सबसे अच्छा जल संसाधन हमारे पास मौजूद है। उर्वरता की स्थिति ये है कि 12% हमारे पास भूमि है, लेकिन देश के कृषि उत्पादन का, खाद्यान्न उत्पादन का 20% उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश करता है। और मेरा मानना है कि अभी हम कृषि क्षेत्र में जितना पोटेंशियल उत्तर प्रदेश में है, इससे 3 गुना अधिक बढ़ा सकते हैं, लेकिन कुछ सावधानियों को उसमें रखना पड़ेगा। जो यहाँ पर प्रारंभ में कहा भी गया कि समय पे बीज बोना, बीज अच्छी क्वालिटी का हो, तकनीक का उपयोग करते हुए अगर हम अपनी खेती किसानी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे तो कम लागत में उत्पादकता को बढ़ाने में भी हमें सफलता प्राप्त होगी। मुख्यमंत्री ने कृषि क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार की ओर से शुरू की गई योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि देश में पहली बार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से बड़ी संख्या में किसानों को जोड़ा गया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के जरिए प्रदेश में पिछले 5 वर्षों में 21 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई। श्री योगी ने कहा कि बीते 5.5 वर्षों में गन्ना किसानों को 1,80,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। मुख्यमंत्री ने किसानों से प्राकृतिक खेती को अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि ये एक प्रकार की जीरो बजट गो आधारित खेती है और इसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार चहुमुखी विकास कर रही है। उन्होंने कहा कि युवा वर्ग को सरकार की अनेक लाभकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। श्री अठावले कल आजमगढ़ में डेंटल कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर समाज कल्याण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की। प्रदेश के नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने कल वाराणसी के सिगरा में शहर के पहले स्मार्ट बस स्टेशन का उद्घाटन किया। बस स्टेशन को हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड द्वारा कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत वाराणसी स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत बनाया गया है। ये स्मार्ट बस स्टेशन सौर ऊर्जा से संचालित होगा। इसके निर्माण में उपयोग की गई सामग्री पुनर्चक्रण कर उपयोग में लाई गई है। श्री शर्मा ने तेज गति से निर्माण के लिए अधिकारियों को बधाई दी। सबको मैं धन्यवाद दूंगा कि बहुत ही कम समय में इन्होंने जमीन चिन्हित करके और सारी सुविधाएं हमारे इन कंपनी के लोगों को दिया, जिससे कि ये बन करके इतने भीड़ भाड़ की जगह पे भी इतने कम समय में 5 महीने के अंदर ये बन करके तैयार हुआ है। मेरी नगर आयुक्त जी से बात हो रही थी कि आप और भी जगह देंगे तो और भी लोगों को हम प्रेरित करेंगे, इनको भी और प्रेरित करेंगे कि आप कुछ और भी लगवाइए। प्रदेश के अन्य नगरों में भी हमारा प्रयास है, जो काशी में होता है वो अगले चरण में मथुरा में भी होता है। तो मेरा प्रयास है कि अगला बस स्टेशन इस तरह का मथुरा में भी बने और काशी में भी, अन्य जगहों पर भी जहां आवश्यक है वहां इसका रेप्लिकेशन किया जाए।
मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए सपा प्रत्याशी डिम्पल यादव ने कल अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव और पार्टी के अन्य नेता मौजूद थे। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद रिक्त हुई मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। इस सीट पर मतदान 5 दिसंबर को और मतगणना 8 दिसंबर को होगी। राष्ट्रीय लोकदल सपा गठबंधन ने मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए मदन भैया को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। समाजवादी पार्टी ने ये सीट राष्ट्रीय लोकदल को दी है। राष्ट्रीय लोकदल ने ट्वीट करके ये जानकारी दी। भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर अभी अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है। वहीं कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी इस सीट पर अपना कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। लखीमपुर खीरी जिले का दुधवा नेशनल पार्क आज से पर्यटकों के लिए खुल जाएगा। प्रदेश सरकार के वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर अरुण कुमार वर्ष 2022-23 के पर्यटन सत्र का शुभारंभ करेंगे। दुधवा नेशनल पार्क में आने वाले सैलानी इस बार शुरू से ही गैंडा परिक्षेत्र में हाथी की सवारी कर स्वच्छंद घूमते गैंडों का दीदार कर सकेंगे। नेशनल पार्क में सैलानियों के ठहरने के लिए थारू हट बनाए गए हैं और 2 रेस्ट हाउस भी तैयार हैं। वहीं पीलीभीत टाइगर रिजर्व में भी आज से नए पर्यटन सत्र की शुरुआत होगी। प्रदेश के वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री KP सिंह मलिक पर्यटन सत्र का शुभारंभ करेंगे। चूका पिकनिक स्पॉट भी आज से पर्यटकों के लिए खुल जाएगा। प्रभागीय वन अधिकारी नवीन खंडेलवाल ने बताया कि इस बार पीलीभीत टाइगर रिजर्व आने वाले पर्यटकों को बाघ, हिरन और भालू सहित अन्य वन्य जीवों और विदेशी मेहमान पक्षियों के अलावा हाथियों का दीदार भी हो सकेगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार जनता के हित में कार्य कर रही है। सहारनपुर में कल सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि हर वर्ग के लोगों को बिना किसी भेदभाव सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सर्व समाज को साथ लेकर चलती है, जबकि विपक्षी दल नफरत की राजनीति करते हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रदेश में आगामी उपचुनाव और निकाय चुनाव में भाजपा प्रत्याशी जीत हासिल करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी गन्ना मिल बंद नहीं होगी और किसानों का गन्ना भुगतान भी समय पर किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से 27 नवंबर को प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से विचार और सुझाव मांगे हैं। प्रधानमंत्री ने उन विषयों के बारे में सुझाव देने को कहा है जिसे मन की बात कार्यक्रम में उठाया जाना चाहिए। MyGov और नमो ऐप पर अपने विचार और सुझाव भेजे जा सकते हैं या 1800-117800 पर डायल करके हिंदी या अंग्रेजी में संदेश रिकॉर्ड कराए जा सकते हैं। वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा से संबंधित याचिका पर अपना फैसला 17 नवंबर तक स्थगित कर दिया है। इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने 27 अक्टूबर को वाद पर अपना आदेश 8 नवंबर के लिए सुरक्षित रख लिया था। चूंकि न्यायाधीश 8 नवंबर को छुट्टी पर थे, इसलिए मामले की सुनवाई कल के लिए स्थगित कर दी गई थी। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फैसले के लिए अब 17 नवंबर की तारीख तय की है। फतेहपुर जिले में MP MLA कोर्ट ने भाजपा के पूर्व विधायक विक्रम सिंह और उनके 4 समर्थकों को 2 वर्ष 9 माह की सजा सुनाई है। न्यायालय ने सभी को जमानत दे दी है। मामला 30 अप्रैल 2014 को लोकसभा चुनाव के दौरान पोलिंग बूथ के भीतर एक पुलिसकर्मी के साथ मारपीट और अभद्र भाषा का उपयोग करने से संबंधित है। ये घटना जिले के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के बड़ा गांव पोलिंग बूथ पर हुई थी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर सुन लीजिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश अपनी खाद्यान्न उत्पादन क्षमता को 3 गुना तक बढ़ा सकता है। बीजों की उन्नत किस्म और खेती की नवीनतम तकनीक को अपनाने पर दिया जोर। नगर विकास मंत्री AK शर्मा ने वाराणसी में स्मार्ट बस स्टेशन का किया लोकार्पण। कहा, सरकार अन्य जिलों में भी बनाएगी स्मार्ट बस अड्डे। प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व में आज से होगी नए पर्यटन सत्र की शुरुआत। और वाराणसी की फास्ट ट्रैक अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में पूजा से संबंधित याचिका पर फैसला 17 नवंबर तक के लिए किया स्थगित। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।